Hi guys, welcome to Excellence Academy. So in this video we are going to continue with our code of civil procedure और हम लोग इसमें प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में पढ़ेंगे कि सूट किस जगह पे इंस्टीट्यूट होना चाहिए एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड प्रोविज़न हमारे सेक्शन 16 से 25 में दिए हुए हैं, जो कि पार्ट 1 में ही है। पार्ट 1 में ही हमारे 16 से 25 के बीच में जो सेक्शंस हैं वो प्लेस ऑफ सुइंग की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि जुरिसडिक्शन कन्फर कौन करता है, डिटरमाइन कौन करता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि जुरिसडिक्शन हमारा लेजिस्लेशन कन्फर करता है, जो हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है यही हमें जुरिसडिक्शन कन्फर कर रहा है, मतलब लेजिस्लेचर जुरिसडिक्शन कन्फर कर रहा है। और डिटरमाइन कौन करता है? कोर्ट खुद अपना जुरिसडिक्शन डिटरमाइन करती है कि किसी पर्टिकुलर सूट को ट्राई करने के लिए कोर्ट का जुरिसडिक्शन है कि नहीं। ठीक है, कोर्ट खुद ये डिसाइड करती है। कोर्ट मोस्टली इसे भी एक इशू रखती है कि हमारा जुरिसडिक्शन इस ट्रूथ को ट्राई करने का है कि नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है, प्लेंटिफ कहेगा है और डिफेंडेंट ऑब्जेक्ट करेगा कि इस कोर्ट का जुरिसडिक्शन ही नहीं है। तो इस चीज़ को भी कोर्ट खुद डिसाइड करती है कि हमारा जुरिसडिक्शन है कि नहीं है। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज़, जो ज़रूरी चीज़ है समझने वाली, वो ये है कि इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है प्लेस ऑफ सुइंग में। दो बातें जो ध्यान रखने वाली हैं वो ये है कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन दो चीज़ को ध्यान रख के किया जाता है। पहला प्लेंटिफ की चॉइस और दूसरा डिफेंडेंट की कन्वीनियंस। ये दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। डिफेंडेंट की कन्वीनियंस इसलिए देखी जाती है कि जब तक एलिगेशन प्रूव नहीं हो जाते तब तक वो सिर्फ एलिगेशंस हैं, इसलिए प्लेंटिफ का भी ध्यान रखा जाता है और डिफेंडेंट का भी ध्यान रखा जाता है। प्लेंटिफ को ऑप्शन मिलता है कि वो या तो कॉज ऑफ एक्शन की जगह पे अपना सूट इंस्टीट्यूट करे, या फिर जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है, डिफेंडेंट रेसाइड्स और कैरी ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन। ठीक है, दो चॉइस मिलती हैं इनको करने के लिए। सेम टाइम पे डिफेंडेंट को भी ऑप्शन मिलता है, डिफेंडेंट की भी कन्वीनियंस देखी जाती है और ट्रांसफ़र ऑफ सूट का ऑप्शन रखा गया है कि अगर डिफेंडेंट चाहे तो ऑब्जेक्ट कर सकता है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के लिए और कोर्ट उसको एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकती है एज पर कोर्ट डिस्क्रिशन। और किसको ध्यान में रखते हुए? डिफेंडेंट की कन्वीनियंस को ध्यान रखते हुए डिफेंडेंट एप्लीकेशन देगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि सेक्शन 15 हमारा पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन से डील करता है। पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन के बारे में बताता है कोर्ट के कि सूट कौन सी कोर्ट में इंस्टीट्यूट होना चाहिए। 16, 17, 18 ये हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट से ये डील करते हैं। कौन कौन सेक्शन? 16, 17, 18। सेक्शन 19 हमारा रॉन्ग टू मूवेबल्स और पर्सन्स, इनसे डील करता है। दैट मीन्स ऐसे कि मूवेबल और पर्सन से डील करता है। 15 पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन, 16, 17, 18 इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस और 19 हमारा रॉन्ग टू मूवेबल्स और पर्सन्स। एक सेक्शन 20 भी इसी में एडेड है। सेक्शन 20 किस चीज़ की बात करता है? सेक्शन 20 बात करता है, सेक्शन 20 रिसाइडरी क्लॉज है। रिसाइडरी क्लॉज है, इसमें लिखा हुआ है ऑल अदर सूट्स। दैट मीन्स उसे ऑल अदर जो 15, 16, 17, 18, 19 में नहीं कवर हो रहे। 15 तो चलिए पेक्यूनरी है, 16, 17, 18, 19 में जो केसेस नहीं कवर हो रहे हैं वो 20 में कवर हो जाते हैं। रिसाइडरी क्लॉज है ये। ठीक है, जो भी 16, 17, 18, 19 में कवर नहीं होगा वो 20 में कवर हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हम लोगों ने बेसिक समझ लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 15 से। ठीक है, सेक्शन 15 हमारा ये कहता है सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड। ठीक है, जो भी लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट है सूट हमारा वहां पे इंस्टीट्यूट होगा। मींस पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन की बात हो रही है, जो भी उस सूट को ट्राई करने के लिए पेक्यूनरी लिमिट के हिसाब से सबसे छोटी कोर्ट है, सबसे लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट है, वहां पे सूट इंस्टीट्यूट होगा एज पर सेक्शन 15। ठीक है, तो पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन ये हो गया। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 16 है। आई गेस सेक्शन 16 देखते हैं क्या कहता है। सेक्शन 16 ये कहता है कि अगर सूट इनमें से किसी उसमें रिलेटेड है, ABCDEF, अगर ऐसा कोई केस है, कैसा केस? ए क्या कहता है? फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट ऑफ प्रॉफिट्स
रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज केस ऑफ पोजेशन, ठीक है। फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर फोरक्लोजर, सेल, रिडेम्पशन इन द केस ऑफ मॉर्टगेज और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर मतलब फोरक्लोजर, सेल, रिडेम्पशन से रिलेटेड कोई केस है अगर, या फिर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट। एनी अदर राइट का क्या मीन्स हुआ, कोई ऐसा राइट जो इन तीनों में नहीं कवर हो रहा है, जैसे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इंजंक्शन का सूट हो गया, ठीक है, इंजंक्शन की एप्लीकेशन हो गई, सॉरी, एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंजंक्शन की एप्लीकेशन, ठीक है। फॉर कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका भी केस अगर होगा तो भी, और फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे मूवेबल हुआ है, मैंने अभी आपको बताया था 16 में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र है, लेकिन यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी भी बताता है। क्या कहता है, फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। कैसी मूवेबल प्रॉपर्टी, जो एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट है या फिर अटैचमेंट में है, तो इस अटैचमेंट और डिस्ट्रेंट की वजह से ये डीम्ड हो जाते हैं, डीम्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। डिस्ट्रेंट माने होता है लियन, राइट टू लियन होता है, रोकना किसी चीज को, ठीक है, जब तक पेमेंट नहीं होता आपका फर्दर। और अटैचमेंट, अगर वो अटैच्ड है मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी चीज से अटैच्ड है तो सीधी सी बात है वो इमूवेबल हो जाती है, ये डीम्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट हो जाता है, दैट मींस मान लिया जाता है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेक्शन 16 क्या कहता है कि अगर सूट इनमें से रिलेटेड है, इनमें से किसी चीज का सूट है, तो प्लेस वही होगा, प्लेस ऑफ सुइंग वही होगी जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहां पे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। शैल बी यूज हुआ है वर्ड, कहां पे, जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है सिर्फ वहीं पे सूट इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है। लेकिन इसका एक प्रोवाइजो दिया हुआ है, उसके प्रोवाइजो आप लोग पढ़िए। प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर रिलीफ ई के केस में मांगी गई है, दैट इज फॉर कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है, और रिलीफ कैसे कवर हो सकती है, रिकवर हो सकती है सिर्फ डिफेंडेंट के पर्सनल ओबीडियंस से। अगर रिलीफ रिकवर करी जा सकती है तो फिर सूट हमारा यहां पे भी फाइल हो सकता है जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, या फिर वहां पे फाइल हो सकता है जहां पे डिफेंडेंट या तो रहता है या फिर बिजनेस करता है या फिर वो पर्सनली वर्क फॉर गेन के लिए यूज करता है प्लेस। अब यहां पे क्या समझने वाला है कि पर्सनल ओबीडियंस का क्या मतलब हुआ, और वो सिर्फ ई में क्यों है, सिर्फ जो ई में दिया हुआ है कि फॉर कंपेंसेशन ऑफ रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, वहां के लिए क्यों है। देखिए एक चीज समझिए, कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो रॉन्ग हो गया है उसके लिए कोई सूट हो रहा है। किस चीज का सूट, कंपेंसेशन का। आप मान लीजिए कोई मकान है, अगर उसको किसी पर्सन ने जला दिया, ठीक है, जला के राख कर दिया इसको, और अब प्लेंटिफ को रिलीफ चाहिए, तो प्लेंटिफ कंपेंसेशन मांगेगा। अब कंपेंसेशन के लिए इस प्रॉपर्टी से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, इसलिए वो यहां पे भी फाइल कर सकता है जहां प्रॉपर्टी सिचुएट थी, या फिर वहां पे जाके फाइल कर सकता है जहां पे डिफेंडेंट रहता है, या फिर जहां पे वो मिलेगा, जहां पे चांसेस हैं उसके, ठीक है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पे सिचुएटेड है वहीं पे होना चाहिए। देखिए पहली बात तो ये चीज है कि एग्जीक्यूशन में आसानी रहती है, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है अगर सूट वहीं पे फाइल होगा तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, थोड़ा सा इजी हो जाता है, कन्वीनियंस रहती है। सेकेंड चीज इज एविडेंस कलेक्ट करना इजी हो जाता है। सूट चलेगा तो एविडेंस जरूरत होंगे दोनों पार्टीज को, तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पे एक्चुअली है, अगर सूट वहीं पे चलेगा तो थोड़ा सा कन्वीनियंस रहेगा कोर्ट को भी, पार्टीज को भी एविडेंसेस को कलेक्ट करने में। तो ये दो जो रीजन है कि एविडेंस और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, इसकी वजह से सेक्शन 16 में दिया हुआ है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट है वो वहीं पे इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, ठीक है। अब लोग सेक्शन 17 देखते हैं। सेक्शन 17 क्या कहता है, सेक्शन 17 ऐसी सिचुएशन की बात कर रहा है जहां पे प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारी अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है, अलग अलग कोर्ट के जुरिसडिक्शन में है, ठीक है। तो हमने ये एग्जांपल लिया हुआ है कि हमारी एक प्रॉपर्टी ए है जो यहाँ पे है, बी प्रॉपर्टी हमारी मुंबई में है, और एक सी प्रॉपर्टी है लखनऊ की। दो पर्सन हैं, एक्स और वाई, ब्रदर्स हैं, इनके बीच पार्टीशन का सूट है, ठीक है। तीनों प्रॉपर्टी इन्हीं के फादर की थी, अब ये पार्टीशन का सूट है इनका।
इसमें भी पार्टीशन, इसमें पार्टीशन, इसमें पार्टीशन, तीनों प्रॉपर्टी का मतलब उनकी होल प्रॉपर्टी का इन्हें पार्टीशन चाहिए। तो एज पर सेक्शन 16 पार्टीशन का सूट कहां पे इंस्टीट्यूट होना चाहिए, जहां पे प्रॉपर्टी एक्चुअली सिचुएटेड हो। तो दिल्ली में भी जुरिसडिक्शन हो रहा है, मुंबई में भी हो रहा है, लखनऊ में भी हो रहा है। लखनऊ में सिर्फ इस प्रॉपर्टी का हो रहा है, मुंबई में इस प्रॉपर्टी का हो रहा है, दिल्ली में इस प्रॉपर्टी का हो रहा है। तो अलग अलग जगह पे हो रहा है। तो सेक्शन 17 इस चीज की बात करता है कि अगर अलग अलग कोर्ट के जुरिसडिक्शन में है तो कोई भी एक कोर्ट कर सकती है, मतलब तीनों जगह में से किसी भी एक जगह पे सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है। सूट दिल्ली में भी हो सकता है, मुंबई में भी इंस्टीट्यूट हो सकता है और लखनऊ में भी इंस्टीट्यूट हो सकता है। इन तीनों में से किसी भी जगह पर भी सूट इंस्टीट्यूट होता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि जो पूरा सूट है वो कॉग्निजेबल होना चाहिए उस कोर्ट से। दैट मीन्स टू से कि जो कोर्ट की जो लिमिट होती है उसके अंदर ही रहना चाहिए जो पूरी प्रॉपर्टी का टोटल है। ठीक है, आपको पता ही है कि हम सबको पता है कि कोर्ट की कुछ लिमिट होती है, जैसे किसी कोर्ट की लिमिट 5 लाख है, किसी की 10 लाख है, किसी की अनलिमिटेड है। तो पूरा जो सब्जेक्ट मैटर है सूट का, दैट मीन्स उसे ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ये पूरी इंटायरली कॉग्निजेबल होनी चाहिए उस कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ये चीज सेक्शन 17 कहता है कि तीन प्रॉपर्टी है, तीनों अलग अलग जगह पर है, तो तीनों के पास जुरिडिक्शन है तीनों प्रॉपर्टी को ट्रायल करने का। वो इस पर प्रॉपर अगर सूट हमारा लखनऊ में इंस्टीट्यूट हो जाए तो अपनी प्रॉपर्टी का तो वो कर ही सकता है, वो मुंबई की प्रॉपर्टी का भी उसके पास जुरिडिक्शन है, दिल्ली की प्रॉपर्टी का भी जुरिडिक्शन हो जाएगा। लेकिन लखनऊ की जो कोर्ट है उसके पास ये तीनों प्रॉपर्टी, मतलब ये तीनों जो इंटायर सूट है हमारा, ये कॉग्निजेबल होना चाहिए। दैट मीन्स उसके पास इतना पेक्यूनरी जुरिडिक्शन होना चाहिए उस कोर्ट के पास कि वो ये तीनों प्रॉपर्टी का सूट प्रॉपरली चला पाए। ठीक है, पेक्यूनरी जुरिडिक्शन की इसमें बात हो रही है प्रोवाइजो में। तो इतना ही है हमारा सेक्शन 17, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम लोग सेक्शन 18 की बात करते हैं। सेक्शन 18 हमारा अनसर्टेनिटी की बात करता है कि एक्चुअली ये सर्टेन नहीं है कि ये जो प्रॉपर्टी है जिसके रिलेटेड सूट है वो किसके जुरिसडिक्शन में है, वो कोर्ट ए के जुरिसडिक्शन में आता है कि कोर्ट बी के जुरिसडिक्शन में आता है। इसके रिलेटेड अनसर्टेनिटी है, पक्का नहीं है, कोई एक डिसीजन नहीं है किसी चीज का, कि मतलब फिक्स नहीं है कि एक्चुअली ये प्रॉपर्टी किसके जुरिसडिक्शन में है, वो कोर्ट ए के जुरिसडिक्शन में है या कोर्ट बी के जुरिसडिक्शन में है। सेक्शन 18 ऐसी सिचुएशन की बात करता है। सेक्शन 18 क्या कहता है? सेक्शन 18 ये कहता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन होगी कि अनसर्टेनिटी होगी कि दो कोर्ट में से किसका एक्चुअली जुरिसडिक्शन है, तो एज पर सेक्शन 18 दोनों में से कोई भी कोर्ट ए या बी आफ्टर रिकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ सच अनसर्टेनिटी, इस अनसर्टेनिटी के इफेक्ट को रिकॉर्ड करके आगे प्रोसीड कर सकती है। दोनों में से कोई भी कोर्ट वो रिकॉर्ड करेगी कि हाँ ऐसे ऐसे यहाँ पे अनसर्टेन है, कंफर्म नहीं है कि किसका एक्चुअली जुरिसडिक्शन है, और हम लोग प्रोसीड करने जा रहे हैं, ये कोर्ट प्रोसीड करने जा रही है। और इसके बाद वो अगर प्रोसीड करेगी तो उसकी डिक्री वैसे ही उसकी वैल्यू होगी, उतनी ही वैल्यू होगी जैसे कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली उस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में थी। जैसे कि अगर इस एग्जाम्पल में अगर ए कोर्ट जो है सूट में प्रोसीड करती है अनसर्टेनिटी के इफेक्ट को रिकॉर्ड करके, तो फिर ए की डिक्री की वही वैल्यू होगी जो कि एक्चुअली होती अगर ये प्रॉपर्टी ए के जुरिसडिक्शन में होती, ए कोर्ट के जुरिसडिक्शन में होती। ठीक है, एक चीज और है, जैसे अगर मान लीजिए कि आगे जाके पता चला कि ए का जुरिसडिक्शन नहीं था और कोर्ट प्रोसीड कर गई है, डिक्री दे दिया है, बाद में कंफर्म हो गया, सर्टेन हो गया कि वहां पे जुरिसडिक्शन सिर्फ बी कोर्ट का था, तो ये सेक्शन ये भी बताता है कि तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ए की डिक्री की उतनी ही वैल्यू रहेगी, ए की डिक्री की तब भी वही वैल्यू रहेगी, माना जाएगा कि ए का जुरिसडिक्शन था जब कोर्ट ने डिसाइड करा। ठीक है, एक और चीज की ये बात करता है कि अगर सेक्शन इस चीज की और बात करता है कि अगर ये जो अनसर्टेनिटी का इफेक्ट है, अगर इसको ना रिकॉर्ड करा जाए, बिना इसको रिकॉर्ड करे अगर कोर्ट प्रोसीड करती है तो क्या दिक्कत होगी। तो सेक्शन फर्दर ये बताता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो भी अपीलेट कोर्ट या फिर रिवीजनल कोर्ट में इस चीज को लेके ऑब्जेक्शन नहीं करा जा सकता कि ये अनसर्टेनिटी का इफेक्ट नहीं रिकॉर्ड हुआ था। कब तक? जब तक कोई इनजस्टिस ना कॉज हो रहा हो, दूसरी पार्टी को कोई प्रेजुडिस ना कॉज हो रहा हो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ही कोर्ट ये ऑब्जेक्शन लेगी, अदरवाइज कोर्ट ये ऑब्जेक्शन बिल्कुल नहीं लेगी, जो भी हमारी अपीलेट या रिवीजनल कोर्ट होगी कि अनसर्टेनिटी का इफेक्ट रिकॉर्ड नहीं करा गया था। ठीक है, कोर्ट यही मानेगी कि हाँ इनका जुरिसडिक्शन एक्चुअली था और इन्होंने डिसाइड करा है।
ठीक है। और अगर फर्दर ये डिसाइड होता है कि बी का जुरिसडिक्शन था केवल, ए का जुरिसडिक्शन ही नहीं था, लेकिन तब भी वो प्रोसीड कर गई, तो भी ए की डिक्री की उतनी ही वैल्यू होगी, सेम वैल्यू होगी, डिक्री जो एक्चुअली मानी जाती है वैसा ही माना जाएगा, रेस जुडिकेटा उस पर अप्लाई करेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात करता है हमारा सेक्शन 18। हम लोग आगे चलते हैं, सेक्शन 19 देखते हैं। सेक्शन 19 हमारा डील करता है कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू मूवेबल्स और पर्सन से। ठीक है, रॉन्ग टू मूवेबल्स और पर्सन्स। रॉन्ग कैसे रॉन्ग? ये बेसिकली सिविल रॉन्ग की बात कर रहा है, सिविल रॉन्ग या फिर टॉर्ट वगैरह हम कह सकते हैं, टॉर्ट्स। ठीक है, कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू मूवेबल और पर्सन्स। ठीक है, तो ये सेक्शन ये चीज कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है कि जो रॉन्ग कॉज हो रहा है वो दूसरी कोर्ट के जुरिसडिक्शन में हो रहा है और डिफेंडेंट दूसरी जगह पे रहता है या फिर बिजनेस करता है या फिर पर्सनली वर्क फॉर गेन है उसका दूसरी कोर्ट के जुरिसडिक्शन में, और हमारा कॉज ऑफ एक्शन दूसरी जगह पे अराइज हो रहा है, दैट मीन्स उससे कि हमारा जो रॉन्ग हो रहा है जिस मूवेबल पे वो दूसरी जगह पे हो रहा है, तो प्लेंटिफ की चॉइस है कि वो या तो वहां पे सूट इंस्टीट्यूट करता है जहां पे कॉज ऑफ एक्शन एक्चुअली अराइज हुआ है, ठीक है, या तो वो वहां पे करे जहां पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है, डिफेंडेंट रहता है, कैरी ऑन बिजनेस करता है, फिर पर्सनली वर्क फॉर गेन। ठीक है, इन दो ऑप्शन दिए गए हुए हैं 19 में प्लेंटिफ को, वो चाहे तो यहां करे, वो चाहे तो यहां करे। प्लेंटिफ मास्टर है सूट का, प्लेंटिफ के सूट से, प्लेंटिफ के प्लेंट से सूट इंस्टीट्यूट होना है एज पर सेक्शन 26, तो वो चाहे यहां पे कर दे चाहे वो यहां पे कर दे, ये प्लेंटिफ की चॉइस पे छोड़ा गया है। दोनों जगह पे मतलब जुरिसडिक्शन दोनों कोर्ट के पास होगा, जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उस कोर्ट के पास भी होगा, जहां पे डिफेंडेंट रहता है उस कोर्ट के पास भी होगा। हम लोग सेक्शन 20 देख लेते हैं जल्दी से, सेक्शन 20 भी छोटा सा है। सेक्शन 20 किस चीज की बात करता है? अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन अराइज। ठीक है, कहां पे अदर सूट इंस्टीट्यूट होंगे? जहां पे डिफेंडेंट या तो रहता है, वही चीज डिफेंडेंट या तो रहता है या फिर बिजनेस करता है, फिर पर्सनली वर्क फॉर गेन, या फिर जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। ठीक है, तो दो चीज के ऑप्शन देता है ये भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज है अदर सूट्स। कौन से अदर सूट? इसीलिए सेक्शन 20 को एस्टैब्लिश सेक्शन कहा गया, क्योंकि यहां पे बात हुई है अदर सूट्स। अदर सूट्स का मतलब हुआ वो सारे सूट जो कि हमारे 16, 17, 18 और 19 में नहीं कवर हुए हैं। जो भी सिचुएशन, जो भी सूट, जो भी केसेस हमारे 16, 17, 18, 19 में नहीं कवर हुए हैं, वो सारे हमारे 20 ने कवर कर दिए हैं, सिर्फ अदर सूट्स लिख के। अदर सूट्स में सारे सूट्स आ गए जो भी बचे हुए थे। तो अदर सूट्स कहां पे इंस्टीट्यूट होंगे? जहां पे या तो डिफेंडेंट रहता है या तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। ठीक है, इसका जो क्लॉज सी है वो ये बात करता है कि जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है सूट वहां पे भी इंस्टीट्यूट हो सकता है। तो हम लोग ए और सी और बी और सी को कॉन्जॉइंटली पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सेक्शन क्लॉज ए क्या बात करता है हमारा 20 का कि अगर डिफेंडेंट अगर सारे एक साथ रह रहे हैं, जैसे ए बी सी डी के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट करता है, कॉज ऑफ एक्शन कानपुर में अराइज हुआ और बी सी डी कहां पे रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, तो फिर सूट कहां पे इंस्टीट्यूट हो सकता है? कानपुर में भी इंस्टीट्यूट हो सकता है और दिल्ली में भी इंस्टीट्यूट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक जगह पे होगा। कहां बोला हुआ है? जहां पे या तो डिफेंडेंट रहता है या तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, तो कानपुर में भी हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है। बी एक दूसरी सिचुएशन की बात करता है जहां पे सारे डिफेंडेंट अलग अलग जगह रहते हैं। ए जो कि कॉज ऑफ एक्शन कानपुर में अराइज हुआ, ए सू करना चाहता है किसको? बी सी और डी को। बी कहां पे रहता है? दिल्ली में रहता है हमारा, सी मुंबई में रहता है, डी चेन्नई में रहता है। अब ये तो फिर हमारे साथ दिक्कत हो गई, सब अलग अलग कोर्ट हो रही हैं, अलग अलग जुरिसडिक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो बी सेक्शन क्या कहता है हमारा? बी इस चीज की बात करता है कि अब सूट दिल्ली में भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, मुंबई में भी, चेन्नई में भी और कानपुर में भी। हमारा जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है या फिर एनी ऑफ द डिफेंडेंट रिसाइडेड, कोई भी डिफेंडेंट जहां पे रहा है, बी यहां पे रहा है, सी यहां पे रहा है, डी यहां पे रहा है, दैट मीन्स से कि दिल्ली में भी एक हम सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, मुंबई में भी कर सकते हैं, चेन्नई में भी कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है? हम लोग कानपुर जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है या फिर जहां पे तीनों में से कोई भी एक डिफेंडेंट जहां पे भी रहा है वहां पे भी हम लोग सूट इजिली इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। टोटली प्लेंटिफ की चॉइस है, प्लेंटिफ चाहे यहां कर ले चाहे वहां कर ले, इन चारों जगह में से कहीं भी कर ले। ठीक है, तो बस इतनी सी बात करता है सेक्शन 20। अब हम लोग सेक्शन 21 देख लेते हैं। सेक्शन 21 किस चीज से डील करता है? ऑब्जेक्शन एज टू जुरिसडिक्शन। जुरिसडिक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्शन से ही डील करता है सेक्शन। क्या कहता है सेक्शन? नो ऑब्जेक्शन शैल बी अलाउड इन एपेलेट और रिविजनल कोर्ट
as to the place of suing unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement unless there has been a consequent failure of justice. कोर्ट ऑब्जेक्शन जो डिफेंडेंट ऑब्जेक्ट करेगा प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड उसको एंटरटेन नहीं करेगा अगर अपीलेट और रिवीजनल कोर्ट में एंटरटेन नहीं करेगा अगर वो ऑब्जेक्शन एट कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी उस ऑब्जेक्शन को रेज नहीं करा गया था, ठीक है, और अगर कोई कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा। बस इतनी सी है सेक्शन, इतनी सी बात करता है केवल कि एपेलेट कोर्ट या फिर रिवीजनल कोर्ट्स अगर आपका जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्शन सिर्फ तब एंटरटेन करेगा अगर जो भी ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है एप्लीकेंट उसने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी उसने ये ऑब्जेक्शन रेज करा होगा, ठीक है। इसके साथ ही हमारा प्लेस ऑफ सुइंग खत्म होता है, 21 तक हमने देख लिया है। ट्रांसफर ऑफ केसेस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेक्शन 22 से 25। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।